आज हम पश्चिमी यूरोप में सैनिक सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। पश्चिमी यूरोप की सैनिक सुरक्षा की समस्या अत्यंत पेचीदी रही है। पश्चिमी यूरोपीय देशों की सुरक्षा का आधार सोवियत संघ और उनके मध्य अमेरिकी फौजों की उपस्थिति एवं अमेरिकी अवसान रहे हैं। फ्रांसीसियों का यह मानना है कि सोवियत आक्रमण के समय अमेरिकी आश्वासन अविश्वसनीय सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए यूरोपियन सुरक्षा के लिए यूरोपियन देशों को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। शीत युद्ध के आतंक ने पश्चिमी यूरोप के देशों को एकीकृत सुरक्षात्मक प्रयत्नों की आवश्यकता महसूस कराई थी, जिसे सैन्य संधियों का जाल सा बिछ गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप की सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित संगठन प्रमुख रहे। डंकर्क संधि, यह ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य 4 मार्च 1947 को 50 वर्ष के लिए की गई। यह जर्मन आक्रमण के विरुद्ध एक दूसरे की सहायता करने की सैनिक संधि है। ब्रिटेन तथा फ्रांस ने यह निश्चय किया कि जर्मनी द्वारा आक्रमण करने पर जर्मन द्वारा आक्रमण को प्रोत्साहित करने की नीति स्वीकार करने एवं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जर्मनी के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई न करने पर दोनों देश एक दूसरे को सैनिक तथा अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध करेंगे। इस संधि के द्वारा दोनों ही देशों ने एक दूसरे को यह भी आश्वासन दिया कि वे दोनों एक दूसरे को निरंतर आर्थिक सहयोग तथा सहायता करेंगे। दूसरी, ब्रुसेल्स संधि, पश्चिमी यूरोप में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग और हॉलैंड ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा की इस संधि पर बेल्जियम नगर में हस्ताक्षर हुए। इस संधि का मुख्य ध्येय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों में विश्वास की पुष्टि, संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों का पालन, जनतंत्र एवं स्वतंत्रता को स्थायी बनाए रखने की दिशा में प्रयत्न, आपसी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना, यूरोपियन आर्थिक पुनर्गठन में सहयोग देना, आक्रामक युद्ध के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में सहयोग देना। इस संधि की चौथी धारा में कहा गया कि इस पर हस्ताक्षर करने वालों में से किसी देश पर यदि यूरोप में सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 51 के अनुसार अपनी संपूर्ण सैनिक तथा अन्य सहायता आक्रमण का शिकार बने देश को प्रदान करेंगे। ब्रुसेल्स संधि का सर्वोच्च अंग एक परामर्शदात्री परिषद है जो 5 सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों से मिलकर बनी है। इसके सुरक्षा संगठन के 2 अंग हैं, उच्चतर निर्देशन तथा कमांड संगठन। तीसरा, नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो संगठन का जन्म 2 आकांक्षाओं से हुआ: सोवियत साम्राज्य का भय और सोवियत आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ से पर्याप्त सुरक्षा न पाने की संभावना। पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के आक्रमण को रोकने के उद्देश्य से 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में उत्तरी अटलांटिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह संगठन 1948 में बनाए गए बेनेलैक्स नामक उस समझौते का विकसित रूप था जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड व लग्जमबर्ग सम्मिलित थे तथा बाद में इसमें इंग्लैंड और फ्रांस भी सम्मिलित हो गए। आजकल नाटो गुट में कुल मिलाकर 29 देश हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 12 मूल देश हैं जिन्होंने 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूनान और तुर्की 1952 में सम्मिलित हुए। 1974 में साइप्रस के मुद्दे को लेकर यूनान ने नाटो की सदस्यता छोड़ दी, लेकिन अक्टूबर 1980 में वह पुनः उसमें सम्मिलित हो गया। पश्चिमी जर्मनी 1954 में शामिल हुआ। 30 मई 1981 को स्पेन नाटो का 16वां सदस्य बना। 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण के बाद एकीकृत जर्मनी को इसकी सदस्यता मिल गई। 1997 में हंगरी, पोलैंड व चेक गणराज्य को नाटो का सदस्य बना लिया गया। परिणामतः नाटो की सदस्य संख्या 19 हो गई। 7 मार्च 2004 को रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया और स्लोवेनिया की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही नाटो की सदस्य संख्या 19 से बढ़कर 26 हो गई। नाटो की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित फ्रांस के स्टारबर्ग शिखर सम्मेलन में 4 अप्रैल 2009 को 2 नए सदस्य अल्बानिया व क्रोएशिया ने पहली बार पूर्ण सदस्य की हैसियत से भाग लिया। इन्हें मिलाकर नाटो की कुल सदस्य संख्या 28 हो गई। नवंबर 1915 में नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक में मॉन्टेग्रो नाटो का 29वां सदस्य बना। इस प्रकार अब नाटो की सदस्य संख्या 29 हो गई। इसके अतिरिक्त फ्रांस को भी पूर्ण सदस्य के रूप में नाटो में वापसी स्ट्रासबर्ग सम्मेलन में हुई।
मई 2002 में एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी रूस को नाटो में प्रमुख सहयोगी का दर्जा दिया गया। भारत और पाकिस्तान को भी पार्टनरशिप फॉर पीस का दर्जा देने की कवायद हो रही है। कतर, जोइन, मिस्र, ट्यूनीशिया जैसे देश भी नाटो की ओर मुखातिब हैं। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है तथा एंडर्स फोर रामुसिन इसके वर्तमान महासचिव हैं। इस संधि संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य: पहला, सोवियत संघ तथा अन्य साम्यवादी देशों द्वारा आक्रमण किए जाने पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से अपनी रक्षा करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार पारस्परिक विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति संबंधी विवादों को दूर करना और पारस्परिक आर्थिक नीति को प्रोत्साहन देना। इस संधि के 5वें अनुच्छेद में कहा गया है कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका पर या इसके किसी प्रदेश पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा और ऐसी स्थिति में सभी सदस्य राष्ट्र उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली कार्रवाई करेंगे, जिसमें सशस्त्र बल का प्रयोग भी शामिल है। संधि के अनुच्छेद 3 के अनुसार इस संधि के उद्देश्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सदस्य राष्ट्र निरंतर आत्मनिर्भरता तथा पारस्परिक सहायता द्वारा अलग अलग और संयुक्त रूप से सशस्त्र आक्रमण का प्रतिरोध करने के उद्देश्य से अपनी व्यक्तिगत व सामूहिक क्षमता को बनाए रखने और उसे विकसित करने का प्रयत्न करेंगे। इसकी अन्य धाराओं में संधिकर्ताओं ने आर्थिक सहयोग का वर्णन किया। यह संधि 20 वर्ष के लिए है और इसे बाद में अन्य राज्यों के सम्मिलित होने की व्यवस्था भी है। इस संधि के दायित्व इतने स्पष्ट हैं कि आक्रमण की दशा में प्रत्येक सदस्य को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। नाटो के अंतर्गत प्रत्येक राज्य कड़ी के रूप में जुड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो सर्वोच्च परिषद है, जो इन समस्त राज्यों की ओर से स्वतंत्र और अंतिम निर्णय ले सकती है। श्रीचर के अनुसार नाटो संधि के 3 मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं। पहला, यह सोवियत संघ को चेतावनी थी कि यदि उसने इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी देश पर आक्रमण किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक तटस्थ निरीक्षक मात्र नहीं होगा और तत्काल इन देशों को सहायता देगा। द्वितीय, अपने मूल रूप में इस संधि द्वारा द्वितीय महायुद्ध से जीर्णशीर्ण यूरोपीय देशों को सैन्य सुरक्षा का आश्वासन देकर अमेरिका ने इन देशों को ऐसा सुरक्षा क्षेत्र प्रदान किया जिसके नीचे वे निर्भय होकर अपने आर्थिक और सैनिक विकास कार्यक्रम को पूरा कर सकें। तीसरा, इस संधि का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के लिए है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दीर्घ काल तक पृथक्करण की नीति का पालन किया तथा पिछले दोनों महायुद्धों में भी वह पहले तटस्थ रहा। इस संधि का सक्रिय सदस्य होने के नाते अमेरिका को एक युद्ध में भाग लेने के लिए उद्यत रहना होगा। नाटो संगठन की सर्वोच्च सत्ता काउंसिल में सन्निहित है। इसकी वर्ष में 2 या 3 बार बैठकें होती हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का कोई उपयुक्त मंत्री भाग लेता है। साधारणतः भाग लेने वाले मंत्रियों का संबंध या तो उनके देश के विदेश मंत्रालय से होता है या रक्षा मंत्रालय से। इसका मुख्य कार्यालय पेरिस में स्थित है। इसके सभापति प्रतिवर्ष बारी बारी से विभिन्न देशों के मंत्री होते हैं। इस संगठन का महामंत्री कौंसिल का उपाध्यक्ष भी होता है और वह स्थायी प्रतिनिधियों की बैठकों में सभापति का आसन ग्रहण करता है। 1952 में एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय की स्थापना भी की गई, जिसका एक मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौंसिल के द्वारा होती है और अपने कार्यों के लिए इसी के प्रति उत्तरदायी होता है। चौथा, यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय। यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय की स्थापना उस समय हुई जबकि अमेरिका ने यह महसूस किया कि पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा केवल उस समय तक संभव हो सकती है जबकि उसका संगठन पश्चिमी जर्मनी को केंद्र बिंदु मानकर किया जाए। इससे ये समस्या उठ खड़ी हुई कि विचाराधीन राजनीतिक तथा सैनिक व्यवस्था में पश्चिमी जर्मनी को किसी भी सैनिक संगठन में किस प्रकार स्थान दिया जाए। फ्रांस का कहना था कि यदि जर्मनी के लोगों को पुनः सशस्त्र धारण करने हैं तो उन्हें एक यूरोपियन सेना का अंग बनकर ऐसा करना चाहिए। अमेरिका के अनुसार पश्चिमी जर्मनी सोवियत संघ तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य एक अभेद दीवार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त जर्मनी की विशाल औद्योगिक शक्ति तथा जनशक्ति सोवियत संघ की ओर से संभावित आक्रमणों को रोकने तथा उनका सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली सैन्य दल के स्थान में महती योगदान दे सकते थे। परंतु अमेरिका के यूरोपियन मित्र राष्ट्र इन तर्कों के बावजूद एक पृथक जर्मन सेना के संगठन के लिए तैयार नहीं थे। उनके मत में पुनः शस्त्रीकरण जर्मनी साम्यवादी रूस की अपेक्षा अधिक खतरनाक था। प्लेविन योजना के आधार पर 25 मई 1952 को बोन में 6 राष्ट्रों फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग
ने यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार संधिकर्ता राज्यों की सब सेनाओं को मिलाकर नाटो की कमान में एक यूरोपियन सेना का अंग बनना था। सदस्य राज्य अपने समुद्र पार के प्रदेशों की रक्षा के लिए तथा कोरिया युद्ध जैसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता के लिए पृथक सेना रख सकते थे। इस समुदाय को सदस्य राज्यों के युद्धों पर भी नियंत्रण का अधिकार दिया गया। यूरोप के राजनीतिक एकीकरण के लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी तथा इसे वास्तविक संघ का पूर्ण रूप समझा जा रहा था। इसका लक्ष्य यह था कि सारे यूरोप की एक सामान्य सेना, एक सामान्य सैनिक बजट तथा राष्ट्रीय राज्यों से ऊपर उठा हुआ एक राजनीतिक संगठन हो। इस प्रकार जर्मनी अपने नियंत्रण में कोई राष्ट्रीय सेना नहीं रख सकेगा, उससे आक्रमण की आशंका नहीं रहेगी और समूचा यूरोप एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकेगा। पांचवा पश्चिमी यूरोपियन संघ। अक्टूबर 1954 में लंदन में होने वाले एक सम्मेलन में पश्चिमी यूरोपियन संघ का निर्माण हुआ। इस सम्मेलन में निश्चय किया गया कि पश्चिमी जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों का सैनिक अधिकार समाप्त कर दिया जाए, उससे नाटो में सम्मिलित होने का नियंत्रण दिया जाए तथा इसके बदले में पश्चिमी जर्मनी ने यह स्वीकार किया कि वह अपने शस्त्रास्त्र के उत्पादन पर स्वेच्छापूर्वक नियंत्रण करेगा। यह यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय की अपेक्षा कम अधिकारों वाली योजना थी। इसमें सारे यूरोप की एक सेना बनाने का विचार छोड़ दिया गया और नाटो की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेनाओं को मान लिया गया। इससे यूरोप में राजनीतिक दृष्टि से वस्तुतः एक होने की आशा की संभावना समाप्त हो गई। थैंक यू।